नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका इस ख़ास प्रोग्राम में जहां बात होती है आपके हक़ की और कानून को जानने की। आपका मोबाइल नंबर, आपकी लोकेशन, आपके फ़ोटोज़, आपके व्यूज़ अगर किसी दूसरे के हाथ लग जाएं तो ये आपको बिल्कुल भी ठीक नहीं लगेगा। या फिर अननोन नंबरों से आपके पास मैसेजेस या कॉल्स आने लगें तो ये भी ठीक नहीं। इसीलिए हमारी हुकूमत की ये कोशिश रही है कि मुल्क के लोगों की प्राइवेसी और उनके डेटा का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, और इसी सिलसिले में सन 2023 में कानून लाया गया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। क्योंकि आपका डेटा आपकी एक ऐसी मिल्कियत है जिसकी अगर चोरी हो जाए तो उसका सीधा असर आपकी ज़िंदगी पर पड़ता है और आप माली और ज़हनी दोनों तरह की परेशानी में मुब्तला हो सकते हैं। हमारी अदालतों ने भी माना है कि किसी भी इंसान का डेटा, उसकी प्राइवेसी उसका हक़ है, और इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे DPDP रूल्स 2025 की, जिन्हें 14 नवंबर को नोटिफाई किया गया। अब ये 2025 के रूल्स और 2023 का कानून दोनों मिलकर किस तरह से इंसान के डेटा के इस्तेमाल के लिए जो हुकूक़ हैं उनको बयां करते हैं, और किस तरह से ये तय करते हैं कि इस बारे में कानूनी ज़ाब्ते क्या होंगे और किस तरह लोगों की प्राइवेसी को, उनके डेटा को प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। आज की इस पेशकश में हम इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे और DPDP रूल 2025 को जानेंगे और कानून को भी समझेंगे। अगर आपके मन में इससे मुताल्लिक़ कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800113060। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hopdurdu@gmail.com। और आज की इस अहम मौजू पर आज की इस पेशकश में गुफ्तगू करने के लिए, इस पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं माहिर कानून डॉक्टर स्वाति बजाज सेठ, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है आज की इस पेशकश में। और हमारी दूसरी ख़ास मेहमान है एडवोकेट सोनल मदान, आपका भी आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले डॉक्टर स्वाति से जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम बात करते हैं एक इंसान की प्राइवेसी की, उसके डेटा की, तो हमारे मुल्क में किस तरह से राइट टू प्राइवेसी सामने आता है, और आज के दौर में राइट टू प्राइवेसी की अहमियत किसी भी इंसान के लिए, इस प्रोग्राम को चाहे वो देख रहे हों या बाद में वो यूट्यूब पर देखें, उनके लिए कितना अहम हो जाता है ये जानना कि राइट टू प्राइवेसी इंसान का कितना अहम हक़ है और इसको किस तरह से प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है। जी स्वाति। जी नोमान जी, राइट टू प्राइवेसी की अगर हम बात करें तो ये कोई आज की बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे भारत का संविधान, पार्ट 3 में आर्टिकल 19(1)(a) खास तौर से हमारे राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है। जी हाँ, ये ज़रूर है कि वो इस राइट के साथ साथ हमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे राइट टू प्राइवेसी का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर कर सकते हैं या अपने तक रख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आपकी है, मगर जो इन्फॉर्मेशन हमारे देश के लिए, हमारे देश के कानून के लिए या हमारी इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए, उसके बेनिफिट के लिए ज़रूरी है गवर्नमेंट बॉडीज तक पहुंचाना, उसके लिए हमने कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बनाई हैं। जी, अब बात करते हैं हम राइट टू प्राइवेसी को अगर हम DPDP एक्ट के साथ जोड़ें। देखिए, बहुत सारे कानून ऐसे हैं, बहुत सारे केस स्टडीज़ ऐसी हैं जो हमने राइट टू प्राइवेसी के बारे में डिस्कस करी हैं। बट हाल ही में जब हमने पुट्टा स्वामी जजमेंट के बारे में अगर आप पढ़ें, जो कि आधार केस के बारे में बात करता है, उसमें भी स्पेसिफिकली डायरेक्शन दी गई है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कि हमें एक ऐसे कानून की ज़रूरत है जो इंडिपेंडेंटली उस डाटा को प्रोटेक्ट करे, वहाँ प्राइवेसी प्रोवाइड करे जो डिजिटल वर्ल्ड का हिस्सा है। हम भारत में रह रहे हैं और हम डिजिटलाइजेशन के टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं। हमारा जो एक डिजिटल इकोसिस्टम है वो बढ़ता चला जा रहा है और ये बहुत ही अच्छी बात है। मगर इस डिजिटल इकोसिस्टम की सबसे खास ज़रूरत ये है कि हमारे देश में जो नागरिक हैं वो अलग अलग तरीके के हैं। उनमें कुछ ऐसे नागरिक हैं जो टेक्नोलॉजी से बहुत ही वेल ओरिएंटेड है, उन्हें अच्छी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। वहीं हमारे देश में वो नागरिक भी हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ वेल वर्स्ड नहीं है। उसमें हमारे माता पिता, हमारे सीनियर लोग भी आ जाते हैं और वो बच्चे भी आ जाते हैं जिनको टेक्नोलॉजी की तरफ इंटरेस्ट तो बहुत है, वो उसके साथ एक्सपेरिमेंट भी बहुत करते हैं, बट जहाँ बात रहती है रेगुलेशंस की, सेफ्टी की, सिक्योरिटी की, वहाँ वो चूक जाते हैं। तो ऐसे लोगों की मदद के लिए हमने DPDP एक्ट का
हम डीपीडीपी एक्ट लेकर आए। अब डीपीडीपी एक्ट राइट टू प्राइवेसी से कैसे जुड़ा हुआ है? देखिए, जब हम डिजिटल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। जब हम आज के टाइम में डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, हम लोग ऑनलाइन वीडियो चैट्स करते हैं, हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं। आज अगर मुझे एक बैंक अकाउंट भी ओपन करना है तो मैं एक ऑनलाइन फॉर्म के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन बैंक के टूवर्ड्स पहुंचा सकती हूँ। मुझे लोन के लिए अप्लाई करना है तो मुझे केवाईसी भी ऑनलाइन होती है। मैं अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड, अपना खुद का फेस वेरिफिकेशन सब कुछ ऑनलाइन कर रही हूँ। तो ऐसे में जो इन्फॉर्मेशन मैं ऑनलाइन प्रोवाइड कर रही हूँ, एक जगह वो मेरे प्राइवेट, दैट इज अ प्राइवेसी। आई डू नॉट वॉन्ट एनीवन, मैं नहीं चाहती कि उसको कोई इन्फ्रिंज करे। बट जब हम उसको खुद से प्रोवाइड कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि कोई ऐसा कानून हो जो उसको सेफ गार्ड भी कर रहा है। और सेफ गार्ड करने के लिए सिर्फ मेरे राइट्स की, यानी एक इंडिविजुअल के राइट्स की और उसकी नॉलेज की और उसकी विजिलेंस की ही नहीं ज़रूरत, बल्कि कुछ ऑब्लिगेशन उसके पार्ट पर भी होनी चाहिए जो इन्फॉर्मेशन मुझसे ले रहा है। जी, यानी एक कानून हो इस तरह का और उसी चीज़ को, उसी ज़रूरत को देखते हुए 2023 के अंदर कानून लाया जाता है। अब मैं सोनल जी से पूछना चाहूँगा कि जब हम कानून की बात करते हैं तो जिस तरह से अभी स्वाति जी कह रही थी कि रेगुलेशन की बात है, सेफ्टी की बात है, सिक्योरिटी की बात है, क्या इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर डीपीडीपी एक्ट 2023 में लाया गया? और जिस वक्त ये कानून लाया गया उस वक्त हमारे मुल्क में कितनी ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि इस तरह के कानून होने चाहिए? क्योंकि हम बहुत तेज़ी से डिजिटल वर्ल्ड में शामिल हो चुके हैं, डिजिटल इंडिया की तरफ हम बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। तो हमारे लिए उस वक्त में ये कानून का आना कितना अहम, कितना ज़रूरी था, और इसके पॉइंट्स को अगर हम समझना चाहें तो मैं चाहूँगा उस पर भी आप रोशनी डालें। जी जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया आज की डेट में एक वर्ल्ड लीडर बनने जा रहा है डिजिटल इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, और ये बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। और मैं कहूँगी बहुत महत्वपूर्ण स्टेज है ये डीपीडीपी एक्ट के लिए, क्योंकि इसी से ही अब मुझे लगता है आगे आने वाले समय में वो कॉन्फिडेंस मिलेगा हमारी जो ग्लोबल ट्रांजैक्शंस हैं उसमें बाकी बाहर की कंपनीज़ को। एंड ऑल्सो आई थिंक डीपीडीपी एक्ट बहुत ही ब्यूटिफुली बैलेंस करता है इंडिविजुअल्स के राइट्स को, साथ ही साथ ध्यान में रखते हुए जो कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट्स हैं, बोथ इंडिया की कंपनीज़ और बाहर की कंपनीज़। सो ये बहुत ही अच्छे टाइम पे हमें ये गिफ्ट मिला है एक्ट का, मैं तो कहूँगी। और स्पेशली जैसा कि स्वाति जी ने कहा, ऑलमोस्ट 8 साल के इंतज़ार के बाद फ्रॉम दी पुट्टास्वामी जजमेंट, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने रिकग्नाइज़ किया था राइट टू प्रिवेसी। सो जहाँ तक हम राइट्स की बात करते हैं डीपीडीपी एक्ट में, तो इसमें काफ़ी आई वुड से यूज़र्स को बहुत आगे रखा गया है और यूज़र्स के पास काफ़ी अब राइट्स मिले हैं अंडर द एक्ट, जैसे कि राइट टू एक्सेस दी डेटा इंफॉर्मेशन जो वो कंपनीज होल्ड कर रही हैं, उस डेटा को करेक्ट कराने के लिए उनके पास ऑप्शन है, उस डेटा को इरेज कराने का, जिसको कई बार हम राइट टू इरेजर भी या राइट टू फॉरगॉटन भी, बीइंग फॉरगॉटन भी बोलते हैं। इस तरीके के राइट्स एक्ट के अंडर दिए गए हैं। साथ ही साथ राइट टू नॉमिनेट, जैसे कि बच्चों के लिए अब गार्जियंस के पास राइट्स हैं, या इनकैपेसिटी है अगर किसी इंसान की, तो वो नॉमिनेट कर सकते हैं किसी को to safeguard their data which is submitted to any of these organizations। तो इस तरीक़ा के काफ़ी राइट्स दिए गए हैं। साथ में अब डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के आ जाने से अंडर द एक्ट अब पेनल्टीज़ बहुत हाई जाने वाली हैं। मतलब एक्ट कहता है, रूल्स में प्रोवाइड किया गया है, करीब 250 करोड़ तक की पेनल्टीज़ अप्लाई हो सकती हैं। सो मुझे लगता है कि अब ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी ये काफ़ी बड़ा डेटरेंट रहेगा किसी भी तरीके से मिसयूज़ करने के लिए। जी, लेकिन जहाँ जैसे आपने कहा कि किस तरह से एक इंसान जो अपने डेटा को लेकर के अब अवेयर होने की ज़रूरत है कि किस तरह से उसको इरेज किया जा सकता है, उसे डिलीट किया जा सकता है। स्वाति जी, क्या ये आसान है ये सारा प्रोसेस, या जो लोग ये चाहते हैं कि उनके डेटा में कोई चेंज हो रहा है तो उनको पता लग जाए, वो उसको डिलीट करवाना चाहें, उसको ख़त्म करवाना चाहें तो वो मुमकिन हो, या उनके डेटा के साथ कहीं धोखा हुआ है तो उनको कैसे पता लगे? ये कितना आसान होगा ये प्रोसेस? इसको मैं चाहूँगा आप इस पर भी रोशनी डालें ताकि हमारे व्यूवर्स जान सकें। देखिए, डीपीडीपी एक्ट हमें प्रोविजंस प्रोवाइड करता है। अब सबसे पहले तो हमें समझने की ज़रूरत है इस एक्ट को। जी, इस एक्ट के अंदर कुछ अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यूज़ किए गए हैं जो इवन बीइंग अ लेमैन हमारे लिए समझनी बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ अपने डाटा की, मैं अपने डाटा को प्रोवाइड कर रही हूँ किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी को। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पासपोर्ट सेवा केंद्र की वेबसाइट पर हूँ, डैट इज़ अ गवर्नमेंटल बॉडी। मैं वहाँ पर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रही हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं कौन हूँ और वो कौन है अकॉर्डिंग टू द डीपीडीपी एक्ट। मैं हूँ डाटा
प्रिंसिपल। मुझे डाटा प्रिंसिपल की तरह डिफाइन किया गया है क्योंकि मैं अपनी इंफॉर्मेशन, अपना पर्सनल डाटा, अब पर्सनल डाटा क्या होता है वो समझिएगा। पर्सनल डाटा वो इंफॉर्मेशन है जिसको प्रोवाइड करने से मेरी आइडेंटिटी रिवील हो रही है, यानी मेरे बारे में कोई जान पा रहा है जो मैं नहीं चाहती कि जाने, और अगर मैं नहीं चाहती तो मेरे पास पूरा हक है कि मैं अपनी कंसेंट प्रोवाइड नहीं करूं। बट मैं अपना पर्सनल डाटा कहां और किस पर्पस से प्रोवाइड कर रही हूं और किसको प्रोवाइड कर रही हूं। अब जिसको मैं प्रोवाइड करूंगी उसको कहते हैं डाटा फिड्यूशरी। डाटा फिड्यूशरी वो एंटिटी है, इसमें कंपनीज आ जाती हैं, एंटिटीज आ जाती है, गवर्नमेंट बॉडीज आ जाते हैं, हमारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हॉस्पिटल्स, ये सब हमारे डाटा फिड्यूशरी की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरीके का डाटा चाहिए और उसको हम किस तरीके से यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी ऑब्लिगेशंस हैं कि जब भी ये एक डाटा प्रिंसिपल से कोई इंफॉर्मेशन मांगेंगे तो उसको ये बताएंगे कि हम किस पर्पस से उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं। यानी डाटा प्रिंसिपल वो शख्स हो गया जिसका डेटा है, yes. और डेटा फिड्यूशरी वो जगह हो गई जहां वो डेटा दे रहा है। एंड उसके बाद एक आता है डाटा प्रोसेसर। जी, डाटा प्रोसेसर वो थर्ड एंटिटी है जो डाटा फिड्यूशरी के बिहाफ पर उस डाटा का इस्तेमाल करेगी। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, हम लोग सभी लोग ज़ोमैटो पर, स्विगी पर अपना खाना ऑर्डर करते हैं। अब स्विगी क्या है और हम क्या है? जब हम स्विगी में अपना डाटा फीड करते हैं, डाटा कैसे, हम उस पर एड्रेस फीड करते हैं, दैट इज आल्सो समथिंग पर्सनल टू अस। ये किसी भी ऐप पर या कहीं पर भी हम जाते हैं, अगर हम किसी का नाम भी ना लेना चाहें, तो अगर हम किसी भी ऐप पर जाते हैं और वहां से कुछ खरीदना चाहते हैं या कुछ ऑर्डर मंगाना चाहते हैं और जहां हमें अपना एड्रेस वगैरह देना होता है, राइट जी, तो इस पे जब इंफॉर्मेशन देते हैं तो हम है डाटा प्रिंसिपल, वो है डाटा फिड्यूशरी। और जो एक थर्ड पार्टी जो हमारे उनके बिहाफ पे, फॉर एग्जांपल डिलीवरी बॉय जो इंफॉर्मेशन ले रहा है उनसे, उनके बिहाफ पर, उसको हम कहेंगे डाटा प्रोसेसर। तो ये तीन कैटेगरीज हैं, पर सिर्फ यही नहीं, इसमें और भी हैं। जैसे कि अभी सोनल जी ने बात करी कंसेंट के बारे में, तो मैं बताऊं कि हमारे एक कंसेंट मैनेजर है, जैसे हम डीपीडीपी की बात करते हैं, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमने डीपीडीपी एक्ट के अंदर इनेक्ट किया है, एस्टैब्लिश किया है विद द हेल्प ऑफ द डीपीडीपी रूल्स। तो इसके अंदर एक कंसेंट मैनेजर होता है। कंसेंट मैनेजर का काम क्या है? वो एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है डाटा प्रिंसिपल के साथ। यानी कि अगर डाटा प्रिंसिपल जो भी डाटा प्रोवाइड कर रहा है, अगर उसको कल को वो डाटा वापस लेना है यानी विड्रॉ करना है या उसके अंदर कोई चेंजेस लेकर आने हैं, तो वो कंसेंट मैनेजर की हेल्प से वो चेंजेस इंट्रोड्यूस कर सकता है, अपनी दी हुई कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि आपने एक बार अपनी कंसेंट दे दी तो अब आपका वेवर हो गया है, आपका कोई राइट वेव नहीं हुआ अपनी कंसेंट से। कभी भी आप चाहें अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें कंसेंट मैनेजर जो कि बोर्ड का ही एक हिस्सा होता है, वो आपकी मदद करता है। एक सवाल लेते हैं यहाँ पर स्वाति जी, उसके बाद फिर बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। हेलो, अपना मुल्क अपना आइन में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। क्या सवाल पूछना चाहते हैं, कहाँ से हैं? हेलो सर, मेरा नाम प्रियांशी वर्मा है। हेलो, और मैं दिल्ली से हूँ। आपका स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। क्या सवाल पूछना चाहते हैं? सर मेरा सवाल ये है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जो एड्स रन होते हैं, तो उनके पास हमारा डेटा होता है कि हमने कौन सा ऐड कितना दिखा, तो क्लिक किया किसी ने, तो उस हिसाब से दोबारा उनको भेजते हैं। तो वो डेटा कैसे उन तक जाने से सेफ होगा इस एक्ट के तहत? क्या कोई है इसमें रूल ऐसा? उनका ये कहना है कि जो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो वहाँ पर कुछ एड्स होते हैं और जिनको हम देखते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि हमने उनको देखा और कितनी देर देखा। तो किस तरह से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो हमारा डेटा जा रहा है या वहाँ पर जो एडवर्टीज़मेंट हम देख रहे हैं, तो ये हमारा जो डीपीडीपी एक्ट है ये किस तरह से इन चीज़ों को भी रोकता है? जी, सवाल पूछने के लिए बहुत शुक्रिया। इस सवाल पर हम चर्चा करेंगे। मैं दोनों ही एक्सपर्ट से चाहूँगा इसके ऊपर कि वो अपने अपने व्यूज़ रखें कि इस कानून के तहत किस तरह से इन चीज़ों पर भी लगाम लगाने की कोशिश की गई है। स्वाति जी। जी देखिए, डीपीडीपी एक्ट को लाना ही इसी वजह से है कि हमारे इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और हमारे आज की जो हमारी जनता है, युवा जनता खास तौर से, वो सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम जनरली अपनी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो हमारी पर्सनल होती है। अगर अब जैसे आपने इंस्टाग्राम की बात करी है, तो मैं इंस्टाग्राम पे भी आप अपनी फोटोग्राफ्स अपलोड कर रहे हैं, अपनी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, हम अपने बिजनेसेस को कंडक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये एडवर्टाइजमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, इनके प्रॉस भी हैं और इनके कॉन्स भी हैं।
जब हम बिजनेस की बात करते हैं, अगर मैं अपना बिजनेस सोशल मीडिया के थ्रू बढ़ाना चाहती हूँ तो ये एडवर्टाइजमेंट्स मेरी हेल्प करते हैं मेरी इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने में। प्लस डेफिनेटली वो हम अगर इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, मैं अपने बारे में इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रही हूँ डिफरेंट पेजेस के ऊपर, तो वो आप जो बाकी के लोग हैं उनकी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं मुझ तक भी पहुंच रही है। तो इसी को डाटा प्रोटेक्शन, हमारा जो डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन प्राइवेसी एक्ट है, वो इसी को एड्रेस करते हुए बताता है कि किस तरीके से हमें अपनी कंसेंट प्रोवाइड करनी है, उसका चैनल क्या होगा। बट यहाँ जो हम कंसेंट की बात करते हैं, हमारा लॉ कंसेंट को एग्जॉस्टिव नहीं रखता, इसकी कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, एग्जम्पशंस भी हैं। तो हमारे लिए ये पढ़ना और समझना भी बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके की एक्सेप्शंस भी प्रोवाइड की गई हैं। और जब आप जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक के बारे में बात करते हैं, तो जब हम इनमें अपना डाटा डालते हैं, वो आपसे पूछते हैं अक्सर कि जो डाटा आप डाल रहे हैं उसको किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उसको पढ़ना, उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं पर हम अपनी कंसेंट प्रोवाइड करते हैं। और जब हम अपनी कंसेंट प्रोवाइड कर ही रहे हैं तो फिर हम उन चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन नहीं रेज कर पाते जहाँ पे हमने अपनी ऑलरेडी कंसेंट दी है। बट अगर हम कभी भी उससे अपना कंसेंट विड्रॉ करना चाहते हैं तो हम कभी भी वहां से वो कर सकते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है स्वाति जी के बहुत सारी ऐप्स पर जब हमारे नौजवान जाते हैं या हम लोग भी कभी उन पर एक्सेस करते हैं, तो कुछ इस तरह की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे सामने आती रहती हैं, या उसको अलाउ करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है, तो वहाँ कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है लोगों के लिए। तो क्या कानून ने इस तरह का भी इंतजाम किया है कि अगर कोई नहीं देना चाहे, अगर उनको अपना गैलरी का एक्सेस और अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनका एक्सेस ना देना चाहे, क्या उसके ऊपर भी कुछ इस तरह के पाबंदियां लगाई गई हैं या कुछ देखा जाए तो रिलीफ दी गई है? देखिए, अभी अगर मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से बताऊं तो अगर हम उन कंसेंट्स को, अगर उन टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं अडॉप्ट करते या नहीं मानना चाहते, तो डेफिनेटली हम उस जगह अकाउंट नहीं बना पाएंगे, उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का। बट येस, डीपीडीपी एक्ट किसी हद तक हमें प्रोवाइड करा, बिकॉज वो डाटा फिड्यूशरीज के ऊपर ऑब्लिगेशंस क्रिएट कर रहा है। तो हम तो सिर्फ डाटा प्रिंसिपल के हिसाब से देख रहे हैं। अगर आप डाटा फिड्यूशरीज के पर्सपेक्टिव से देखें तो अब डीपीडीपी एक्ट आने के बाद और डीपीडीपी रूल्स आने के बाद उनके ऊपर कई ऑब्लिगेशंस इंपोज की गई हैं और कंपनीज को टाइम दिया गया है कि वो डाटा प्रिंसिपल से फ्रेंडली, क्योंकि ये कस्टमर फ्रेंडली लॉ बनाया गया है, कंज्यूमर फ्रेंडली लॉ बनाया गया है, सिटीजन फ्रेंडली लॉ बनाया गया है, तो वो उनके अकॉर्डिंगली 18 महीने के अंदर अंदर अपनी कंपनीज को, अपने सिस्टम को चेंज करे ताकि वो उनके मुताबिक चल सके। यानी नए कानून के मुताबिक चलना होगा और ये सबके लिए लाजमी होगा। और हमें उम्मीद है कि उससे कई चेंजेस, जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, उसका संविधान भी निकलेगा। जी, उसका भी कोई ना कोई समाधान हमारे सामने आएगा, उसका भी कोई ना कोई हल आएगा। यहाँ हम देखा जाए तो ये एक अहम मसला सामने आता है जब डेटा ब्रीच की बात होती है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से कंटेंट हम लोगों का जाता है, उसको किस तरह से उसका जो दूसरे लोग हैं उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। तो सोनल जी से जानने की कोशिश करेंगे, आप पेशे से वकील भी हैं, महिलाओं के लिए, ख्वातीन के लिए कितना अहम हो जाता है डेटा प्रोटेक्शन, और इस कानून के आने के बाद हम जहां विमेन सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात करते हैं तो कितना हम उसको अचीव कर पाएंगे, कितना महिलाओं की सिक्योरिटी को और उनके डेटा को प्रोटेक्ट करने की इस कानून के ज़रिए और नए रूल्स के ज़रिए हम कोशिश कर रहे हैं? जी, जहाँ तक अभी हम लोग, क्योंकि अभी बहुत इनिशियल फेज़ में है, सिंस अभी रूल्स आए हैं हमारे 14 नवंबर को, एंड जो हमारी इनिशियल रीडिंग है, जिस तरीके से हम असेस कर पा रहे हैं अभी डीपीडीपी एक्ट और रूल्स को साथ में पढ़ के, तो ऐसा समझ में आ रहा है कि डेटा फिड्यूशरीज़ के ऊपर लाइबिलिटीज़ काफ़ी स्ट्रिक्ट होने वाली हैं। एंड एक्ट में काफ़ी क्लियरली कंसेंट के बारे में भी बोला गया है कि कंसेंट जो है वो क्लियर होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए। साथ ही साथ जैसे अभी हमने बात करी कि वो जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हम बस एक टिक को सिलेक्ट करते हैं और हमारा अकाउंट बन जाता है, एंड वी एक्चुअली डोंट गो इनटू द फाइन प्रिंट कि क्या लिखा है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। हम वो शायद जनरेशन ही है जो हमेशा ही जल्दी में रहते हैं। सो डीपीडीपी एक्ट के अंडर ये भी एक कंडीशन दी गई है कि जो कंसेंट के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अनबंडल्ड होने चाहिए, स्पेसिफिक पर्पस डिफाइन होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए कंसेंट लिया जा रहा है। सो मुझे लगता है कि एक्ट और रूल्स अगर आप साथ में देखेंगे तो ऐसा अभी, क्योंकि इम्प्लीमेंट होगा या आगे आने वाले 12 महीने और 18 महीने की टाइमलाइंस दी गई हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली in terms of women's safety online, issues arising from sharing of personal data.
सो मुझे ऐसा लगता है कि एक्ट के लाइट में अगर हम देखें तो डेफिनेटली ये हेल्प करेगा। यानी इस कानून के आने के बाद कहीं ना कहीं इसके असरात बहुत पॉजिटिवली हमें नज़र आएंगे, और जहां एक इंसान को ये लगता था कि अब वो मंजूरी दे चुका है, उसने कहीं ना कहीं देखा जाए तो अलाउ कर दिया है उन परमिशंस को जो उससे मांगी गई थी, और उसके बाद वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता था। तो इस कानून के अंदर इन तमाम चीज़ों से बचाकर उसको सेफ्टी प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। अगर उसने कंसेंट दिया है तो उसको वो ख़त्म भी कर सकता है। ये तमाम इख्तियारात दिए गए हैं। रूल्स पर भी बातचीत करेंगे जो अभी 14 नवंबर को नोटिफाइड किए गए हैं। और अभी हमारे इस प्रोग्राम में एक वक्त है एक छोटे से वक्फे का। ब्रेक के बाद बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण कानूनी पहलुओं पर सलाह देकर और पात्र व्यक्ति को वकील नियुक्त करके मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। पात्रता: महिलाएं एवं बच्चे, कस्टडी में व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, एसिड अटैक पीड़ित, SC/ST, HIV/AIDS संक्रमित व्यक्ति, मानव व्यापार या बिगाड़ का शिकार व्यक्ति, औद्योगिक कर्मी, वरिष्ठ नागरिक अथवा किन्नर जिनकी वार्षिक आय 4 लाख से कम हो, वह व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम हो। टोल फ्री 24/7 हेल्पलाइन 1516 पर आज ही संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन। और आज हम बात कर रहे हैं DPDP रूल्स 2025 की, जिनका इंतज़ार था 2023 में कानून आने के बाद से। स्वाति जी से जानने की कोशिश करेंगे कि एक लंबे इंतज़ार के बाद अब ये रूल्स आए हैं, क्या हैं ये रूल्स और इनको किस तरह से समझा जाए ताकि ये वाज़े हो जाए, ये क्लियर हो जाए कि अब कानून के बाद और रूल्स आने के बाद हम उस मरहले की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं जहाँ लोगों का पर्सनल डिजिटल डेटा प्रोटेक्ट होगा। जी स्वाति जी, देखिए पहली बात तो ये कि हमारा ये कानून 2023 में आया, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम 2025 में रूल्स लेकर आ रहे हैं। तो क्या आवश्यकता थी इन रूल्स को, एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए? हमारा एक्ट हमें बताता है बेसिकली कि क्या क्या कि हमने राइट्स प्रोवाइड करे हैं, हमने किस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर डिवाइड करा है अलग अलग लोगों के बीच में, हमने उनको डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज दी हैं। पर जो एक्चुअल प्रोसीजर है, अगर मैं उसकी बात करूं कि मैं राइट्स की बात करती हूँ कि क्या क्या राइट्स हैं डाटा प्रिंसिपल्स के, या क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं हमारे डाटा फिड्यूशरीज के, उन्हें एक्सप्लेन किया गया है रूल्स के अंदर। और यही नहीं, हमारे जो DPDP रूल्स हैं 24 रूल्स हैं, 6 स्केड्यूल हैं इसके। तो इसके जो 6 स्केड्यूल हैं वो उन प्रोविजंस को, उन धाराओं को DPDP एक्ट के थ्रू उसको जोड़ते हैं। कि अगर मैं सेक्शन 9 की बात करती हूँ, सेक्शन 9 बात करता है चिल्ड्रन के बारे में कि कैसे DPDP एक्ट जो है वो हमारे चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट कर रहा है, उनको हेल्प कर रहा है। जी, बहुत अहम हो जाता है। बिल्कुल, बहुत अहम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, दोनों ही रूल्स और एक्ट ऐसे हैं कि अगर हम इनको अकेले अकेले पढ़ेंगे तो ये सफिशिएंट नहीं है। बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो एक्ट के अंदर डिफाइन की गई हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो रूल्स के अंदर डिफाइन की गई हैं। प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जो एक्ट है वो थोड़ा सा एक सब्सटेंशियल स्वभाव का है, क्योंकि उसके अंदर चीज़ों को डिफाइन किया गया है। और वहीं जब रूल्स की बात करते हैं तो रूल्स हमें प्रैक्टिकल प्रोसीजर प्रोवाइड करते हैं जो हमें फॉलो करना है, हमें ऑब्लिगेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मैं डाटा फिड्यूशरी की बात करूं तो एक डाटा फिड्यूशरी अपने ऑब्लिगेशंस को बहुत ही क्लियरली रूल्स के थ्रू पढ़ सकता है, समझ सकता है कि हमें क्या क्या अपने कंपनीज के अंदर, अपनी एंटिटीज के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। और यही नहीं, स्केड्यूल के अंदर हमें एग्जाम्पल्स के तौर पे समझाया गया है। जैसे कि मैंने अभी आपसे बात करी कि अगर हम सेक्शन 9 को सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट को रिलेट करते हैं रूल्स के साथ, तो हमें स्केड्यूल बताता है DPDP रूल्स का कि सेक्शन 9 में जो हम एंटिटीज की बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात ये समझिए कि हम एक चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं। और चिल्ड्रन एक ऐसा टर्म है जिसको हमने कई बार डिस्प्यूट किया है कि चिल्ड्रन है कौन, हम चिल्ड्रन कहते किसको है। कोई कहता है कि हमें 16 साल की उम्र और बच्चों को चिल्ड्रन नहीं कहना चाहिए, उसको हमें एडल्ट की कैटेगरी में लाना चाहिए। बट हमारा लॉ DPDP एक्ट कहता है कि जिसने 18 साल की उम्र अभी पूरी नहीं करी है वो हमारे लिए एक चिल्ड्रन ही कहलाएगा। तो हम उसी के आधार पर चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कानून ने उसको भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि 18 से कम उम्र का जो भी होगा DPDP एक्ट में हमारा 18 साल की उम्र है कि 18 साल की उम्र का जो भी एक व्यक्ति है वो चिल्ड्रन की कैटेगरी में आएगा।
और 18 साल के ऊपर वो एडल्ट की कैटेगरी में आएगा। तो अगर हम एक चिल्ड्रन के पर्सपेक्टिव से देखें, 18 साल तक का बच्चा जनरली वो होता है जो स्कूल में पढ़ाई कर रहा होता है या स्कूल से जस्ट पढ़ाई करके निकलता है। तो ऐसे में उसको क्या क्या डेंजर हो सकता है बाहर की सोसाइटी से, उसको मद्देनजर रखते हुए रूल्स में डिफाइन किया गया है। दे हैव स्पेसिफिकली असाइंड फ्यू इंस्टीट्यूशंस, they have specifically talked about healthcare organizations, they have specifically talked about educational institutions, they have specifically talked about child care agencies, because nowadays child care agency, day care organizations हैं, ये बहुत ज़्यादा अहमियत इनकी बढ़ती चली जा रही है। तो इनके लिए क्या क्या रूल्स हैं, किस तरीके के ऑब्लिगेशंस इम्पोज किए गए, वो हमें रूल्स में क्लियरली एक्सप्लेन किए गए हैं इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग देम इन द एक्ट। अगर रूल्स की तादाद की हम बात करें तो कितने रूल्स हैं इसके अंदर? 24 रूल हैं इसके अंदर और 6 शेड्यूल हैं। 6 शेड्यूल और 24 रूल्स के बाद अब ये कानून जो है वो बिल्कुल वाज़ेह शक्ल में हमारे सामने आ चुका है। सोनल जी से समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम रूल्स की बात करते हैं तो इसके अंदर वो कौन सी बातें सामने आती हैं खुलकर, जहां हमने कानून के बाद ये सोचा था कि जब रूल्स आ जाएंगे तो काफ़ी कुछ क्लैरिटीज़ हमारे सामने होंगी। जैसे अभी हमने स्वाति जी से जाना कि जहाँ हमने चाइल्ड की बात की थी तो उसको भी अच्छी तरीके से वाज़ेह किया गया, परिभाषित किया गया है। तो और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बातें हैं जो रूल्स में आकर के बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं? सोनल जी। जी, जैसा कि स्वाति जी ने कहा अभी, आई थिंक ये जो स्पेशल राइट्स निकाले हैं चिल्ड्रन के लिए, ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है रूल्स का। एंड यही बहुत हद तक हमारे इंडियन लॉ को डिस्टिंग्विश भी करता है बाहर के लॉज से जो डेटा प्रिवेसी के ऊपर बने हुए हैं। इसके अलावा आई थिंक कंसेंट मैनेजर्स एक और हमारे लिए यूनिक एलिमेंट है जो हमारे इंडियन लॉज में लाया गया है। सो वो मुझे लगता है कि आगे हमें उनका रोल जैसे जैसे अब इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा एक्ट का और रूल्स का, हमें थोड़ी और क्लैरिटी उस पर मिलेगी आगे आने वाले 1 साल में शायद। जी। अब यहाँ स्वाति जी से एक चीज़ और समझने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि अब जुर्माने की अगर बात की जाए, अगर कोई डेटा हमारा जो है इधर से उधर करता है बगैर हमारी मर्जी के, तो एक बड़े जुर्माने की बात कही गई है। तो स्वाति जी, हमारे यहाँ स्मॉल स्केल के बिजनेस भी हैं, स्टार्टअप्स भी हैं, तो क्या कानून में उनके लिए किसी तरह की कोई रियायत भी दी गई है? क्योंकि अगर किसी स्टार्टअप पर कोई बड़ा जुर्माना लगा दिया जाए, किसी स्मॉल कैटेगरी के बिजनेस पर अगर कोई जुर्माना लगा दिया है, तो शायद उसका फिर उसका रन करना ही मुश्किल हो जाए। तो क्या हमने इस तरह के भी कुछ प्रोविज़न रखे हैं? देखिए, अगर आप जुर्माने की बात करते हैं तो जुर्माना तो लगा है डीपीडीपी एक्ट के अंदर, पर उसको हम इस तरीके से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि वो हमने एक छोटी सी कंपनी, एक स्टार्टअप पे लगाया है या फिर एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे लगाया है। जुर्माने किस तरीके से लगाया गया है उसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि हमने डाटा फिड्यूशरीज के ऊपर ऑब्लिगेशंस क्या क्या डाले, क्योंकि उनके वॉयलेशन के अकॉर्डिंग ही आपके ऊपर जुर्माना लगाया गया है। मैक्सिमम पेनल्टी जो इम्पोज की है हमारे डीपीडीपी एक्ट के अंदर वो है 250 करोड़। अब 250 करोड़ एक स्पेसिफाइड अमाउंट है, ये नहीं बताया गया कि वो छोटी कंपनीज के ऊपर है या वो बड़ी कंपनीज के ऊपर है, मगर हमने ये पेनल्टीज लगाई हैं अकॉर्डिंग टू द वॉयलेशन, किस तरीके का वॉयलेशन किया है डाटा फिड्यूशरी ने। जैसे कि डाटा फिड्यूशरी के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि ये जो 18 महीने का टाइम उन्हें दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि जो डाटा वो कलेक्ट कर रहे हैं डाटा प्रिंसिपल से, उसको सेफगार्ड करने के लिए जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको सॉफ्टवेयर चाहिए या उनको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो उससे वेल इक्विप्ड हो जाएं। और अगर वो नहीं हो पाते हैं तो वो एक इन्फ्रिंजमेंट कहलाएगा डीपीडीपी एक्ट का, और उस इन्फ्रिंजमेंट के बेसिस के ऊपर उनके ऊपर 250 करोड़ की पेनल्टी लगी है। अब इसी तरीके से डाटा फिड्यूशरीज के ऊपर और कई ऑब्लिगेशंस हैं जिनके अकॉर्डिंगली अलग अलग अमाउंट्स में पेनल्टी लगाई गई है। 250 इज द मैक्सिमम, देन 200 करोड़, 150 करोड़ एंड द लीस्ट इज द 50 करोड़। अब ये कह सकते हैं कि मिनिमम पेनल्टी एक्ट को वायलेट करने के लिए 50 करोड़ की दी गई है। लेकिन यहाँ एक कभी कभार हमने ये भी देखा है कि कुछ डेटा ऐसा होता है जो हर इंसान कहीं भी दे देता है, चाहे उसका नाम और एड्रेस हो, लेकिन क्या इस कानून में या उसके बाद आने वाले रूल्स में इस बात को भी क्लियर कर दिया गया है कि क्या सेंसिटिव डेटा होगा और क्या आपका ऐसा डेटा होगा जो अगर कहीं शेयर भी कर दिया जाता है तो उसके ऊपर कोई इतनी सख्ती नहीं होगी? क्या इस तरह का भी कुछ डिवीज़न है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कानून में अभी इस तरीके से डिफाइन नहीं किया गया कि हम सेंसिटिव डाटा किसको कह रहे हैं। ये सिर्फ पर्सनल डाटा को डिफाइन करता है कि पर्सनल डाटा क्या है। हाँ, ये आवश्यक है जानना कि हम पर्सनल डाटा को क्या एक ही कैटेगरी में लेकर चल रहे हैं
या हम उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा जब इस एक्ट को हम एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करेंगे, और इसको जब हम, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन से पता चलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स एक्चुअल में अब डाटा फिड्यूशरीज फेस कर रहे हैं जो अभी तक वो नहीं कर रहे थे, बिकॉज वो कंसेंट नहीं ले रहे थे, कंसेंट उनके लिए मैंडेटरी नहीं थी। और बहुत सारी ऐसी भी एग्जांपल्स है जहाँ पे डाटा प्रिंसिपल भी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम इंडिविजुअल्स भी विजिलेंट नहीं है। बहुत सारी जगहों पर ऐसे हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती कि जो डाटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस किस पर्पस से यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे लिए भी ड्यू डिलिजेंस ऐसी चीज़ है जो सिर्फ डाटा फिड्यूशरीज के लिए नहीं बल्कि हम लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हमें भी प्रॉपर केयर एंड कॉशन का इस्तेमाल करना है अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन को आगे देने के लिए, क्योंकि वो पब्लिक कर जा रही है। हम प्राइवेसी की बात करें तो हमें समझना चाहिए कि अगर हम एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और हम उसको उसका प्राइवेसी का हिस्सा भी मानते हैं तो हमारे जानना जरूरी है कि हम किस पर्पस के लिए वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और उस पर्पस के बियॉन्ड अगर उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया जाता है तो वहां डाटा फिड्यूशरीज आर अकाउंटेबल कि आपने क्यों ऐसा किया। वायलेशन की आपने जैसे बात की कि उस पर्पस के अलावा अगर वो कहीं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हमने सिर्फ उनको दिया और उनके बाद वो किसी थर्ड और आगे के बिजनेस के लिए वो डेटा कहीं जा रहा है या चला गया है, तो इसको हम किस तरह से पता लगा सकते हैं? जाता है जी, अगर मैंने जैसे पहले ही बोला कि डाटा फिड्यूशरीज अकेले नहीं है हमारे पास डाटा प्रोसेसर है। अब डाटा फिड्यूशरी को मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी है, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना उन्हें नहीं आता, दे नीड अ हेल्प ऑफ अ थर्ड पार्टी। अब जब थर्ड पार्टी की वो हेल्प लेके उस डाटा को प्रोसेस करवाएंगे तो चांसेस हैं कि वॉयलेशन डाटा प्रोसेसर से भी हो सकती है। तो ऐसे में हमारा कानून हमें ये बताता है कि अगर गलती से, आई एम टॉकिंग अबाउट नेग्लेक्टेड, मतलब विलफुल डिफॉल्ट नहीं है, अगर आपसे गलती से कोई डाटा रिवील हो जाता है या आपको लगता है कि ये डाटा पब्लिक में चला गया है जो कि नहीं जाना चाहिए था, तो आपकी ये एक ऑब्लिगेशन है, आप डाटा फिड्यूशरी हो या डाटा प्रोसेसर हो, आपकी ऑब्लिगेशन है कि आप उस इंफॉर्मेशन को डाटा प्रिंसिपल को प्रोवाइड करें। और अगर आप वो टाइमली प्रोवाइड नहीं कर पाते तब हम कहेंगे कि आप गलत है। अगरचे वो इंफॉर्मेशन या डेटा कहीं चला जाता है और डेटा फिड्यूशरी को ये मालूम हो जाता है, सोनल जी, कि वहाँ से उनके यहाँ से डेटा जो है वो इतने लोगों का कहीं चला गया है या किसी ने चुरा लिया है, तो क्या उनकी जिम्मेदारी है कि वो तमाम डेटा प्रिंसिपल्स को इन्फॉर्म करें कि आपका डेटा जो है वो लीक हो गया है? जी, सो इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो एक्ट में बहुत क्लियरली बोली गई हैं। जी, एक तो डेटा प्रिंसिपल्स को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जहाँ कोई नेग्लिजेंस की वजह से कोई भी डेटा ब्रीच होता है। सेकेंडली, इसमें जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है इसको इमीडिएटली एक समरी भेजनी ज़रूरी है कि यहाँ हमारे एंड से डेटा ब्रीच हो गया है। सो वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही स्विफ्टली हमें कम्युनिकेट करना होगा। एंड थर्डली, जब 72 आवर्स का इसमें टाइम दिया गया है, सो 72 घंटे पे आपको डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास एक पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट जाएगा जिसमें कि आप बताएंगे कि स्कोप क्या था डेटा का, एक्सटेंट क्या है ब्रीच का, और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और इस ब्रीच के कॉन्सिक्वेंसेस को आप कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उसके लिए क्या स्टेप्स लेंगे डेटा फिड्यूशरीज। ये सब हमें 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी होगी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को। जी, इसमें जो बोर्ड की बात की गई है, जैसे अभी सोनल जी ने कहा, स्वाति जी आपसे समझने की कोशिश करेंगे आखिर क्या है ये बोर्ड, इसमें कौन कौन लोग होंगे, और अगर इसकी पावर्स की बात करें तो क्या पावर्स इसके पास है? मैं इसी में बीच में इंटरप्ट भी करने वाली थी आपको। जी, देखिए, हमारा एक्ट हमें ये बताता है, बोर्ड है डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, जो रूल्स के अकॉर्डिंगली हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और इसका जो ऑफिस है वो NCR है। मगर ये बोर्ड ऑफलाइन केसेस हैंडल नहीं करेगा, पर मैं इसमें बाद में आऊँगी। पहले मैं आती हूँ कि एक्ट हमारे हेल्प कैसे कर रहा है। DPB एक्ट बनाया गया है लोगों की हेल्प करने के लिए कि अगर आपको कोई ग्रीवेंस आता है अगेंस्ट द डाटा फिड्यूशरी तो आप DPB पे जा सकते हैं, मगर DPB पहला स्टेप नहीं है। पहला स्टेप हमारा कानून कहता है कि अगर आपको वाकई में कोई ग्रीवेंस है तो पहले आप जाएंगे डाटा फिड्यूशरीज के पास, यानी कि जिस कंपनी से आपको प्रॉब्लम है, जिसने आपके डाटा को ब्रीच किया है, पहला स्टेप उनके पास जाने का है। और यही एक ऑब्लिगेशन और आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ जो डाटा फिड्यूशरीज के ऊपर है, कि डाटा फिड्यूशरीज को एक प्रॉपर सिस्टम अपना क्रिएट करना है जहाँ पे वो डाटा प्रिंसिपल्स के ग्रीवेंसेस को एड्रेस करेगा, यानी उनको एक्सपर्ट बॉडीज बिठानी है। और इसी के लिए जो हम ये 18 महीने की बार बार बातचीत कर रहे हैं कि आपको, अगर आपने प्रॉपर एक सिस्टम डेवलप नहीं करा
लोगों की मदद के लिए, तो वो आपके पार्ट पे एक और फेलियर माना जाएगा, जिसके लिए डीपीडीपी एक्ट आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज कर सकता है। यानी 18 महीने का समय सिर्फ इसलिए ताकि वो इस तरह के अपने सिर्फ नहीं, सिस्टम, बहुत चीजें करने के लिए है ये 18 महीने। इनफैक्ट एक्ट को पूरे तरीके से लागू ही 18 महीने के बाद किया जाएगा, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं एक्ट के अंदर। बट पहला स्टेप हमारा ग्रीवेंस रिड्रेसल का डीपीबी नहीं है, पहला स्टेप है डाटा फिड्यूशरी। अगर डाटा फिड्यूशरी उसको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, जैसे मैंने बोला कि अगर आपसे गलती से हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डाटा प्रिंसिपल सीधा डीपीबी के पास चले जाएगा, बिकॉज अगर वो करता है तो अगेन हम जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, बैकलॉगिंग ऑफ केसेस, वो अराइज होनी स्टार्ट हो जाएगी। पहला स्टेप है कि आप सीधा उसी के पास जाएं जिससे आपकी शिकायत है यहाँ पर, और अगर वहां से आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है तब आप उसके अगेंस्ट में डीपीबी के पास जाएंगे। अब डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया है क्या? ये एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है जिसको पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 328 के बी के थ्रू दी गई है। जब बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं हमारे जिनको पावर वहीं से मिलती है। इसमें कौन लोग होंगे? सर, इसके अंदर 4 लोग मेन होते हैं, चेयरमैन, चेयरपर्सन, मेंबर्स एंड कंसेंट मैनेजर, हु इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड को एस्टैब्लिश ये जो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड है इंडिया का, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चलेगा। यानी कि अगर मैं एक डाटा प्रिंसिपल हूं और मुझे अपना कोई ग्रीवेंस डालना है तो मुझे ऑनलाइन डालना है, जहां पे मुझे अपने सारे एविडेंसेस को भी ऑनलाइन सबमिट करना है, अपनी कंप्लेंट को भी ऑनलाइन सबमिट करना है, और मुझे जितने भी एनेक्चर्स में डालना चाहती हूँ, जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है विद रिस्पेक्ट टू माय ब्रीच ऑफ डाटा, वो मुझे ऑनलाइन प्रोवाइड करनी है डीपीबी को। डीपीबी उस प्रॉब्लम को देखता है और उसको सॉल्व करता है। और ये एक चीज और मैं जो पहले बोल रही थी, ऑनलाइन शिकायत दर्ज होगी। बिल्कुल बिल्कुल, यही भी ऑनलाइन होगी। और अगर डीपीबी के डिसीजन के अगेंस्ट में अब अपील में जाना चाहते हैं तो हमारा यहाँ पे जो एपीलेट ट्रिब्यूनल है वो हमारे ट्राई के अंदर बनाया गया, यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर एस्टैब्लिश हुआ है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल। ये एपीलेट बॉडी है ट्राई के अंदर, और वही एपीलेट बॉडी हमारे डीपीबी के डिसीजंस के अगेंस्ट में भी अपील सुनेगी, पर वो अपील भी ऑनलाइन सुनी जाएगी। तो उनके लिए भी एक चैलेंज है कि अगर अभी तक उनका एक ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर रेडी नहीं है तो उनको उसकी भी तैयारी करनी है, क्योंकि डीपीपी एक्ट के अंदर सारी की सारी हियरिंग ऑनलाइन होंगी, ऑफलाइन नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमने देखा कि अभी तक इस बोर्ड में कौन लोग होंगे, कितना समय भी कानून के तहत लगाया जाएगा। और इसमें एक अहम चीज़ ये हो जाती है कि जहाँ बच्चों की डेटा की बात होती है तो उसमें नॉमिनी के लिए सोनल जी हमने किस तरह के इंतज़ाम किए हैं कि इस जो डेटा है उसमें अगर वो बच्चे हैं तो उनका कोई नॉमिनी हो या उनका कोई गार्जियन हो, और कुछ ऐसे लोग जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके डेटा के लिए कौन स्टेप्स ले सकता है, कौन आगे आकर के ये चेक कर सकता है, या अगर उनके डेटा के साथ कहीं ब्रीच होता है तो वो कार्रवाई कर सकता है? जी, सो बच्चों के केस में या कोई भी डिपेंडेंट अगर इंडिविजुअल्स हैं उनके केस में, जैसे कि हमने पहले बात करी कि नॉमिनी अपॉइंट हो सकते हैं, और नॉमिनी अपॉइंटमेंट के लिए एक्चुअली अभी रूल्स में बहुत क्लियरली ये आइडेंटिफाई हम नहीं कर पा रहे हैं कि क्या स्टेप्स फॉलो होंगे, बट जो कुछ चीज़ें जो मेन पॉइंट्स जो निकल के आ रहे हैं उसके अंदर इट कुड बी लाइक एन OTP वेरिफिकेशन फ्रॉम दी से इन द केस ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम दी पेरेंट्स अकाउंट। सो अगर मेरे को अपनी डॉटर के लिए कुछ करना है, कोई डेटा वेरीफाई करना है, तो उसका OTP मेरे ही फ़ोन पे आ रहा है, या कि एक और तरीका हो सकता है कि आधार से लिंक कर दिया जाएगा कि मैं ऑनलाइन जाके आधार से वेरीफाई करूँगी इन्फॉर्मेशन, या सेम ही केस है अगर कोई डिपेंडेंट्स है मेरे ऊपर। सो इस तरीके से कुछ कुछ अभी सेफगार्ड्स आएंगे प्रैक्टिस में, जिससे कि हम लोग इनका डेटा प्रोटेक्ट कर पाएंगे। एक इंसान का डेटा कहाँ कहाँ यूज़ हुआ, कैसे उसको वेरीफाई करें, क्या कुछ तरीका स्वाति जी है इसमें कानून में, या बता सकते हैं हमारे व्यूवर्स को कि कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं? देखिए, डाटा कहाँ कहाँ यूज़ हुआ ये तो 2 चीज़ों के ऊपर निर्धारित है। पहला, हमने कहाँ कहाँ इस्तेमाल होने की अपनी परमिशन दी है। दूसरा, अगर वो डाटा कहीं ऐसी जगह इस्तेमाल हुआ है जहाँ के लिए हमने परमिशन दी ही नहीं है, तो वो जैसे ही हमें पता चलेगा हम तो उसको डाटा फिड्यूशरीज के अगेंस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने हमारी इन्फॉर्मेशन हमें बताए बिना इस्तेमाल करिए। हाँ, बट अगर हम उससे पूछें कि डाटा प्रिंसिपल्स को ये कैसे पता चलेगा कि इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ यूज़ की गई है, तो एज सच कोई एक स्पेसिफिक रूल नहीं है या कोई रेगुलेशंस नहीं है कि कैसे पता चलेगा। बट हमारा ऑनलाइन डाटा है, हमें ऑनलाइन डाटा, जैसे देखिए हमारे इनकम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। अब हमारे इनकम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जनरली हमें इनकम टैक्स पोर्टल से मिल जाती है, तो वो एक पर्टिकुलर पोर्टल बना हुआ है जिसमें जो भी हमारे जितने भी कहीं दुनिया भर में बैंक अकाउंट्स हैं
उसमें अगर दुनिया भर तो नहीं कहूंगी, इंडिया में मतलब जितने भी पूरे हमारे देश में बैंक जिस अकाउंट्स बैंक हैं, में भी right, जहाँ तो वो सारी account है। इन्फॉर्मेशन अगर हमें एक जगह इकट्ठी चाहिए तो हम उसको इनकम टैक्स पोर्टल से ले सकते हैं। तो ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरीके की हो गई। बट अगर मैं कहूँ कि मैंने अपना KYC जनरेट करने के लिए मैंने अपना आधार कार्ड शेयर करा या मैंने अपने सिग्नेचर्स करे, वो कहाँ कहाँ यूज़ हो गए, तो उसका कोई एक ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है जिससे मैं पता कर सकती हूँ कि वो कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है। इसके लिए मैं सिर्फ एक ऑब्लिगेशन इम्पोज कर सकती हूँ उसके अगेंस्ट में जो मेरे सिग्नेचर्स उस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जब इस तरह के मामलात हमारे सामने आते हैं तब ये जानने की भी हमें एक ज़रूरत पेश आती है कि क्या इमरजेंसी के हालात में या कुछ ऐसे हालात में जहां अब आपका डेटा इकट्ठा करना सरकार के लिए, हुकूमत के लिए ज़रूरी हो जाता है, तो क्या इस तरह की रियायत या इस तरह के प्रोविजंस भी दिए गए हैं कानून के अंदर कि जहां हम ये देखते हैं कि एक तरफ इमरजेंसी है और दूसरी तरफ किसी के राइट्स हैं और प्राइवेसी भी? जी बिल्कुल दिए गए हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये जो हम राइट टू प्राइवेसी की बात कर रहे हैं वो डाटा डिजिटल लाइफ की बात करें या नॉर्मल लाइफ की बात करें, ये एब्सोल्यूट नहीं है। इमरजेंसी के केसेस में जैसे हम सभी जानते हैं कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की भी बात करें तो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं एक्सेप्ट फ्यू, अगर इमरजेंसी आ जाती है। इसी तरीके से हमारे DPDP एक्ट के अंदर भी ये बताया गया है कि कुछ ऐसे एग्जेम्प्टेड केसेस हैं जहां पर अगर हमारी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट बॉडीज के पास होनी ज़रूरी है, वो इन्फॉर्मेशन अगर हमसे बिना कंसेंट लिए प्रोवाइड की जा रही है तो वो DPDP एक्ट के वॉयलेशन को नहीं माना जाएगा, उसको वॉयलेशन नहीं माना जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको इनडायरेक्टली इनकम टैक्स का एग्जांपल भी दिया है। अब मैं एक बैंक अकाउंट ओपन करती हूँ तो डेफिनेटली बैंक अकाउंट ओपन करा जा रहा है क्योंकि उसमें मेरी इनकम आ रही है, दैट इज समथिंग पर्सनल टू मी। मैं नहीं चाहूँगी मेरी इनकम के बारे में किसी को भी पता चले, बट क्या मैं इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को रोक सकती हूँ? नहीं रोक सकती। क्यों? क्योंकि कोई भी बैंक का खाता बिना पैन कार्ड के साथ लिंक करे आप ओपन नहीं कर सकते। और पैन कार्ड क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर इशू कौन कर रहा है? इनकम टैक्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जो कार्ड आपको इनकम टैक्स अथॉरिटी इशू कर रही है उसको लिंक आप आधार को साइड कर सकते हैं एक टाइम के लिए, मगर पैन कार्ड लिंक किए बिना आप बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। और ये पहले तो फिर भी हो जाता था, बट उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस थी कि आप कितना डिपॉजिट कर सकते हैं कैश और कितना नहीं कर सकते। अब तो आपके लिए वो मैंडेटरी हो चुका है 2008 के बाद से। तो वो इतना मैंडेटरी है कि अगर ये इसका पर्पस क्या है, क्यों पैन कार्ड को लिंक करना है? ताकि अगर कोई इनकम टैक्स को इवेड कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है, हमारे इंडिया में बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स केसेस हैं जिसको गवर्नमेंट एड्रेस करी जा रही है फ्रिक्वेंटली कि कैसे हम टैक्स इवेशन को कम कर सकते हैं। तो ऐसे में ये एक एग्जेम्प्टेड क्लॉज माना जाएगा कि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन उन अथॉरिटीज़ के पास जा रही है जहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे देश के लिए, उसकी इकोनॉमी के लिए, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। लेकिन आपने कहा कि जिस तरीके से बैंक की इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो हम शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन उसके बाद भी सोनल जी ऐसा होता है कि हमारे इन्फॉर्मेशन कहीं कहीं पहुंच जाती है, फिर वहाँ से कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं, कोई इंश्योरेंस बेचना चाहता है, कोई हमें क्रेडिट कार्ड देना चाहता है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जब लीक होती है तो कहाँ कौन जिम्मेदार, हम किसको ठहरा सकते हैं? और अब कानून के आने के बाद इस तरह की चीज़ों पर कैसे हम रोक लगाने के लिए हमें आगे आना होगा, और जो इस प्रोग्राम को व्यूवर्स देख रहे हैं वो भी ये जान सकें कि अब अगर उनके डेटा के साथ कहीं ब्रीच होता है तो वो क्या कुछ कर सकते हैं? आई थिंक ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, स्पेशली इस स्टेज पे। जहाँ तक हम ब्रीच की बात कर रहे हैं, जो हम लोग सब आई थिंक कि फ़ोन कॉल्स जो हमें आनी शुरू होती हैं आप लोन के लिए, इंश्योरेंस के लिए, हम लोग सभी आई थिंक वो स्टेज से निकलते हैं। इसके लिए DPDP एक्ट आने के बाद काफ़ी सारी ऑब्लिगेशंस आई हैं डेटा फिड्यूशरीज़ के ऊपर, और अभी तक जो डिस्कशंस में आ रहा है बैंक्स वगैरह शायद वैसे भी सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरीज़ की कैटेगरीज़ में मोस्ट लाइकली आ ही जाएंगे। इनके ऊपर एडिशनल ऑब्लिगेशंस रहेंगे, ध्यान में रखते हुए कि जो इन्फॉर्मेशन इनके पास है वो उसका नेचर भी बहुत सेंसिटिव है, जैसे कि हमारी KYC डिटेल्स हो गई, क्रेडिट हिस्ट्री हो गई, इस तरीके की चीज़ें। और जहाँ तक आगे अगर हम बात करें एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद से, अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सभी ऑर्गेनाइजेशंस को आई थिंक अब प्रैक्टिस में लानी ही पड़ेंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम हमारा जो कंसेंट है, कंसेंट के लिए स्पेशल अब फॉर्म्स बनेंगे सबके लिए, उसके अंदर क्लियरली डिफाइन करा जाएगा कि पर्पस क्या है। कंसेंट के लिए नोटिसेस साथ में मैंडेटरी हैं अब इशू करना, जब भी आप किसी से कंसेंट ले रहे हैं उसके अंदर पर्पस डिफाइन होगा, किस एक्सटेंट तक इंफॉर्मेशन यूज़ होगी, कब तक स्टोर होगी।
तो इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम डेटा सिक्योरिटी की बात करें तो असेसमेंट सबको, अब सभी ऑर्गेनाइजेशंस को करना ही पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि जो भी आप डेटा स्टोर कर रहे हैं अपने सिस्टम्स में कस्टमर्स का, उसका एक्सेस किस किस के पास है, क्या वो डेटा इनक्रिप्ट हुआ है, क्या आप डेटा को टोकनाइज कर रहे हैं अपने सिस्टम्स में, उसके लिए डेटा के लिए हमारे पास बैकअप्स का क्या प्रोविज़न है। तो इस तरीके की अब काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखनी ही पड़ेंगी सभी डेटा फिड्यूशरीज़ को। जी, यानी देखा जाए तो ये तमाम चीज़ें अब क्लियर हो जाएंगी, वाज़ेह हो जाएंगी। आपका डेटा कब तक रखा जा सकता है, कौन कौन रख सकता है, और आपका कंसेंट ज़रूरी होगा। और अगरचे वो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो अब आने वाले वक्त में कानून का दायरा उनके लिए बहुत मुख्तसर होने होगा और वो उसके तहत सख्ती के दायरे में आ जाएंगे। उन पर सज़ा का इंतज़ाम है, जुर्माने का इंतज़ाम है। तो ये आज की इस पेशकश के ज़रिए हमने जानने की कोशिश की कि DPDP रूल्स कितने अहम हो जाते हैं और DPDP कानून 2023, DPDP रूल्स 2025 दोनों मिलकर किस तरह से हुकूक़ के बारे में हमें बताते हैं कि हमारे जो प्राइवेसी के हुकूक़ हैं उनको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है और आपके और हमारे लिए डेटा का प्रोटेक्ट होना कितना ज़रूरी हो जाता है। मैं अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आज के इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए, और आपका भी कि आपने आज के इस प्रोग्राम को अपनी मोहब्बत से नवाजा। इसी तरह हमारे प्रोग्राम से जुड़े रहें। यूट्यूब पर भी आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं। आप अपने राय मशवरे भी हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hopdurdu@gmail.com। आज की इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करेंगे। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी और मौजू के साथ। तब तक के लिए हमारी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले हम आपको छोड़े जाते हैं कानून से मुताल्लिक़ अहम मालूमात यानी कानून की बात के साथ। BNS का सेक्शन 74 औरत की इज्जत को ठेस पहुंचाने वाले अमल पर सजा का बंदोबस्त करता है। BNS के सेक्शन 74 ने पुराने IPC सेक्शन 354 की जगह ली है। इसमें हर वो जबरदस्ती या हिरासानी शामिल है जो औरत के साथ की जाए। कोई भी अमल जुर्म तब बनता है जब नियत या अंदाजा हो कि इससे औरत की इज्जत को नुकसान हो सकता है। इस कानून में कम से कम सजा 1 साल की है और ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक हो सकती है। इस जुर्म में जेल की सजा के साथ साथ जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ये जुर्म काबिल गिरफ्तारी है और गैर जमानती भी। ऐसे मुकदमात की समाअत किसी भी मजिस्ट्रेट की अदालत में हो सकती है।